हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो कई बच्चों ने ये पूछा कि भाई अचानक से रीजनिंग क्यों स्टार्ट किया व्हेन एप्टीट्यूड या क्वांट वाज गोइंग ऑन। तो रीजनिंग का क्या रीज़न था? एक्चुअली मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि पहली चीज़ तो भाई लेवल का नहीं है यूपीएससी, तो उसके लिए मैंने सी सेट का 2020 का आपका पेपर सॉल्व किया है एप्टीट्यूड वाला। एंड सेकेंड थिंग, मुझे व्यूज़ ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा बोरियत की तरफ जा रहा है। बिकॉज एक साथ जब आप 2 महीने 2.5 महीने एक ही चीज़ पढ़ते हैं, क्वांट पढ़ना है, नंबर्स है, मल्टीप्लिकेशन है, परसेंटेज निकालना है, रेशियो निकालना है, तो चीज़ें बोर्डम देने लगती हैं। ठीक है। सो रीजनिंग से क्या होता है ना कि आपको परसेंटेज नहीं निकालना है, आपको रेशियो नहीं निकालना है, आपको जैसे हमने सीटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट किया, तो आपको ये सोचना है कि एक बंदा यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो कैसे ये, तो इन सब में क्या आपका फिर से वो जो आपका इंटरेस्ट है दैट विल कम बैक। ठीक है। सो हम ज़्यादा अभी रीजनिंग का हम पूरा एक साथ नहीं पढ़ेंगे। अभी हम रीजनिंग में जस्ट आपका ये मैं स्टार्ट करूँगी, ये सीटिंग अरेंजमेंट के आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एंड वेन डायग्राम, जो हम वेन का पढ़ चुके हैं, वेन कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, तो वेन डायग्राम से आपका वेन में लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। वेन से लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। इवन मैंने जो कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से एक क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का ही है, सेकेंड और थर्ड है आई थिंक। सो ऐसे क्वेश्चंस या वेन में लॉजिकल रीजनिंग में मतलब आपका क्वांट वाला मिक्स करके दे देता है। सो दिस मीन्स कि वेन के दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका क्वांट का आता है, दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग जिसमें भी वेन का आता है स्टेटमेंट वाला। सो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वेन डायग्राम का जो यूज़ है लॉजिकल रीजनिंग में कैसे होता है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उससे आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो वो हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा एक्चुअली इसलिए भी मैंने सोचा क्योंकि अभी जो नेक्स्ट हम क्वांट में स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। पहले हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, देन हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और फिर हम डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस की तरफ जाएंगे। लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज अ टॉपिक जिसके लिए आपको मेंटली एकदम बढ़िया से फ्रेश रहना है, प्रिपेयर रहना है, आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज कई बच्चे ऐसे हैं 70-80% बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो बाद में जब 1-2 महीने का गैप हो जाता है एंड फिर कोई आपसे वही सेम क्वेश्चन जो आप 2 महीने पहले सॉल्व कर चुके होते हैं अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो यू कैन नॉट आंसर। सो मुझे ये नहीं चाहिए। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी 100% इन ईच एंड एवरी टॉपिक। सो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी करेंगे, बट फॉर दैट यू नीड टू बी फ्रेश। तो उसके लिए बीच में ये 2 टॉपिक में आपके सिटिंग अरेंजमेंट एंड मेरा ये प्लान था कि मैं आपको डाइसेस का भी बता दूंगी, डाइस का, क्यूब्स एंड क्यूबाइड्स का, बट पहले हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे उसके बाद। ठीक है। अभी हम केवल 2 ही टॉपिक यहाँ पे करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट से आपके जो रिसेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आज हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस और देखूंगी। एंड स्टार्ट हम आज का वीडियो कहाँ से करेंगे? वेन डायग्राम के वो 3 क्वेश्चन जिसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम है, स्टार्ट कैसे करें, दे कैन नॉट फाइंड। ठीक है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया था डिस्क्रिप्शन में वेन डायग्राम के 1, 2, 3 वो तीनों क्वेश्चंस मैं आपको करूंगी। उनसे अलग वेन डायग्राम से आपको कुछ भी नहीं आता। इफ आई टॉक अबाउट द क्वांट पार्ट, नॉट द लॉजिकल रीजनिंग, वेन डायग्राम इज अबाउट ओनली क्वांट पार्ट। तो जो 3 क्वेश्चंस मैं करूंगी उनको आप अच्छे से देखिएगा। एंड मैं नॉर्मली जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो आई डोंट सॉल्व देम ऑन बोर्ड। ठीक है। But today I am solving them. The reason is Venn diagram is very important topic. अगर इसमें आपको 1, 2, 3 ही नहीं आ रहा है, मीन्स हाउ टू स्टार्ट नहीं आ रहा है, इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। वो जब आज हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। इसके बाद ये 3 क्वेश्चंस के बाद हम आगे आपका सिटिंग अरेंजमेंट जो हमारा रीजनिंग का था उसके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो कुछ करेंगे। एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस दूंगी सिटिंग अरेंजमेंट के, उसको प्लीज करिए। ओके। सो लेट्स स्टार्ट हियर। क्वेश्चंस आपके सबके पास होगा। ठीक है। मेरे पास नहीं है, मुझे लिखना पड़ा है, बट नो वरीज। चलिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था आपको वेन डायग्राम में, दैट वाज इन अ टाउन 45% पॉपुलेशन रीड्स मैगजीन ए, 55%
reads magazine B, 40% reads magazine C, 30% reads A and B, 15% reads magazine B and C, 25% reads magazine A and C, and 10% reads all three magazines. ठीक है, सो पहले क्वेश्चन को समझिए, कितने ग्रुप्स दिए हैं। एक ग्रुप वो है जो मैगजीन ए पढ़ता है, दूसरा ग्रुप वो है जो मैगजीन बी पढ़ता है, तीसरा ग्रुप वो है जो मैगजीन सी पढ़ता है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है तो सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां मैंने बना दिया एक यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम जब आप बनाते हैं तो स्टार्ट ही इस यूनिवर्सल सेट से करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट, इसमें सारी पॉपुलेशन आ जाएगी, चाहे वो मैगजीन ए पढ़े, चाहे मैगजीन बी पढ़े, चाहे मैगजीन सी पढ़े, चाहे दोनों पढ़े, चाहे तीनों पढ़े, या चाहे कुछ पॉपुलेशन होगी जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ती होगी, ठीक है। तो इसके अंदर जब पॉपुलेशन आएगी तो मैंने ये बनाया पॉपुलेशन ए मैगजीन पढ़ने वालों का, ये बनाया बी मैगजीन पढ़ने वालों का, और ये बनाया सी मैगजीन पढ़ने वालों का, ठीक है। तो अब क्या दिया है, अगर मैं इसको नाम कर दूं ए, इसको बोलूं बी और ये बोलूं सी, तो क्या दिया है 45% पॉपुलेशन रीड्स मैगजीन ए, 45%, ठीक है। परसेंटेज आप कहेंगे भाई परसेंटेज सॉल्व करें तो किसका परसेंटेज निकालें, है ना। तो परसेंटेज तब निकालना रहेगा आपको जब यहाँ पे आपको टोटल पॉपुलेशन दी रहे। अगर टोटल पॉपुलेशन नहीं दी है तो आप उसको 100 मान के चलिए। तो 100 का अगर आप 45% निकालेंगे तो एनी हाउ 45 ही आएगा ना। तो इसको एज इट इज, जब हर चीज परसेंटेज में ही दी है तो आपको परसेंटेज को सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज और परसेंटेज एक दूसरे से जुड़ भी सकते हैं, परसेंटेज में परसेंटेज माइनस भी हो सकता है, इसलिए आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन 55% यहां हो जाएगा हमारा जो बी में पढ़ते, दिस इज फुल सर्कल, आई एम नॉट टेलिंग कि केवल ए वाले हैं। ये रीड्स मैगजीन ए, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ए, मतलब ए पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ उनमें से बी पढ़े, हो सकता है कुछ उनमें से सी भी पढ़े, हो सकता है कुछ उनमें से ए बी सी तीनों पढ़े, ठीक है। ये भी इसके अंदर आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। लेकिन इस पूरे सर्कल की वैल्यू 45 है, ठीक है। सेम वे इसकी 55, और अगला आपको सी के लिए क्या दिया है 40% रीड्स मैगजीन सी। तो ये तो हो गया फुल सर्कल, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन जो ए पढ़ रही है, टोटल जो बी पढ़ रही है, टोटल जो सी पढ़ रही है ना। अगला क्या दिया है आपको 30% रीड्स ए एंड बी, 30% रीड्स ए एंड बी, यानी ये 30% हो जाएगा, ठीक है। बाद में जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो परसेंटेज में नहीं कैलकुलेट करूंगी, केवल लास्ट में लगाऊंगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बता रही हूं। 15% रीड्स बी एंड सी, 15% रीड्स बी एंड सी, बी एंड सी, यानी ये 15%, ठीक है। 25% रीड्स मैगजीन ए एंड सी, 25% ए एंड सी, ठीक है। एंड 10% रीड्स ऑल थ्री, ठीक है। ये बन गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, कितने लोग हैं, कितने परसेंट पॉपुलेशन है जो मैगजीन ही नहीं पढ़ती है। तो ये तीनों सर्कल के अंदर जितने भी लोग आएंगे वो या तो ए पढ़ेंगे, या बी पढ़ेंगे, या सी पढ़ेंगे, या तीनों में से कोई एक, या दोनों, या तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कोई नहीं पढ़ेगा वो क्या होगा, बाहर का ये पूरा हिस्सा, ये पूरा बाहर का हिस्सा। तो मैंने बताया अगर ये पूरा मेरा, ये पूरा रेक्टेंगल जो है मेरा वो 100% है, टोटल पॉपुलेशन यानी 100%। अगर ये 100% है तो मैं उसमें से ये गोला, ये सर्कल, ये तीनों, यानी जितने लोग टोटल कोई ना कोई मैगजीन पढ़ते ही हैं वो अगर घटा दूं तो वो लोग आ जाएंगे, बाहर का आ जाएगा। इसका मतलब इस पूरे एरिया में मैं ये तीनों सर्कल का कंबाइंड एरिया घटा दूं, है ना, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी घटा दूं। ये क्या है, कंबाइंड क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा ना। तो अगर मैं इस तीनों सर्कल का कंबाइंड घटा दूं तो मुझे वो आ जाएगा जो कोई मैगजीन नहीं पढ़ते हैं।
ठीक है, यानी इसके बाहर का हिस्सा आ जाएगा, ये हिस्सा आ जाएगा। तो चलिए अब इसको कैसे निकालेंगे। पहले तो बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको शायद बताया है, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब आप कहेंगे लास्ट में प्लस क्यों होता है माइनस की जगह, तो वो इसलिए कि जब आप इसको A इंटरसेक्शन B क्या है, A इंटरसेक्शन B क्या है, ये वाला हिस्सा, A इंटरसेक्शन B यानी ये पूरा हिस्सा, ठीक है, ये पूरा हिस्सा, हाँ। B इंटरसेक्शन C क्या है, ये पूरा हिस्सा, देखिए ये B और C, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा, ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा B इंटरसेक्शन C हो जाएगा। और C इंटरसेक्शन A क्या है, ये पूरा हिस्सा, सेम वे। लेकिन ये चीज देखिए, ये चीज आप तीनों में ही माइनस कर चुके हो, तो दोबारा माइनस कर रहे हो, इसलिए आपको 2 बार माइनस ना करके इसको प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। सिंपली इस फॉर्मूले में आप रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर क्या आया है, 45 प्लस परसेंटेज मैंने कहा था अब नहीं लगाऊंगी, 55 प्लस 40 माइनस 30 25 15, 30 प्लस 25 प्लस 15, ठीक है। ये मैंने तीनों से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A B इंटरसेक्शन C लिख दिया है, ठीक है। और प्लस मैंने कर दिया 10, 10 क्या है मेरा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन T है मेरा। अब इससे जब हमारा ये निकल आया कि भाई ये टोटल कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तीनों सर्कल के अंदर, हाँ, यानी वो लोग जो कोई ना कोई मैगजीन जरूर पढ़ते हैं, ठीक है, जरूर पढ़ते हैं, हमें पूछा ये नहीं है, लेकिन बाहर का निकालने के लिए, बचा हुआ एरिया निकालने के लिए बीच का एरिया तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो बीच का एरिया कितना है वही तो आप निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, इधर हो जाएगा आपका 30 प्लस 25 प्लस 15 यानी 40 और 30 70, 70 और 10 यानी माइनस 70 प्लस 10 यानी माइनस 60, 40 माइनस 60 यानी माइनस 20, या 55 माइनस 20 यानी 35, 45 प्लस 35 यानी 80। तो 80% लोग वो हैं जो कोई ना कोई मैगजीन पढ़ते हैं, जो इस तीनों सर्कल में से किसी एक में या दोनों में आते हैं। तो कितने लोग हैं जो बाहर होंगे, 100 माइनस 80, 100% माइनस 80%, यानी 20% लोग हैं जो कोई मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इस सर्कल के बाहर वाले हिस्से में जो लोग आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको वेन डायग्राम आते स्टार्ट करना है एक रेक्टेंगल बना के। वो रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें टोटल चीजें आ जाएंगी, टोटल। अब उसके अंदर जितने भी सेट आपको दिए हैं, ठीक है, जितने भी सेट दिए हैं वो कर दीजिए, फॉर्मूले में सेट कर लीजिए। फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, सर्कल का कौन सा हिस्सा दिया है कौन सा नहीं दिया ये करके। वैसे ये तो बहुत ईजी था, फॉर्मूले से सीधा हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश, ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, यानी यहाँ पे देखिए आपको 15 दे दिया है, तो अगर यहाँ पे आपको 7 और 8 ना देके अगर परसेंटेज दिया होता तो आपको सॉल्व करना पड़ता कि 15 का 20%, 15 का 40%, ऐसा फिर सॉल्व करना पड़ता। यहाँ पे सीधे आपको दिया है, तो सबसे पहले तो ग्रुप बनाइए, ग्रुप यानी यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। ये कितने लोग हैं, यूनिवर्सल सेट में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, मैंने 15 बना दिया। अब कितने सेट दिए हैं, सेट ऑफ पीपल जो फ्रेंच पढ़ सकते हैं और जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे हो गए फ्रेंच वाले और इधर हो गए इंग्लिश वाले, हिंदी का तो नाम ही नहीं आता कहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है।
तो क्या है, 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश। 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश। ये नहीं दिया है कि 7 कैन रीड ओनली फ्रेंच या 8 कैन रीड ओनली इंग्लिश, यानी फिर से वही हो गया, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया 8। ठीक है, अभी आपको ये निकालना पड़ेगा, विच 3 ऑफ देम कैन रीड नीदर फ्रेंच नॉर इंग्लिश। 3 ऐसे हैं जो ना तो फ्रेंच पढ़ सकते हैं ना इंग्लिश, यानी ना वो इस सर्कल में आएंगे ना इस सर्कल में, तो 3 यहाँ आ जाएगा। तो जब टोटल 15 है और यहाँ 3 बाहर आ गया, तो ये अंदर के एरिया में कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, मैंने यहाँ पे 12 लिखा है, इसका मतलब कि आपका देखिए ये है, अगर मेरा मैं इसको मानूं कि फ्रेंच का F मान लूँ, इंग्लिश का E मान लूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया N ऑफ F यूनियन E, ये पूरे लोग होंगे जो दो में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लोग, तो ये कितना, ये हमारा जो होगा वो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, इसका डैश ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 15 लोग हैं, 15 में से 3 लोग हैं जो दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते हैं, तो कोई ना कोई भाषा, दोनों में से कोई ना कोई भाषा बोलने वाले कितने बचेंगे, बाकी के 12 लोग, यानी ये चीज मेरी 12 दी है। ठीक है, ये मेरी 12 दी हुई है। अब आप देखिए, अगर ये मेरी 12 है और यहाँ पे मैं ये 12 क्या होता है, F यूनियन E क्या है, नंबर ऑफ F यानी 7 प्लस नंबर ऑफ E यानी 8 माइनस नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन E, यानी इसको अगर मैं x मान लूँ तो माइनस x, तो अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 12 यानी 3, यानी इसको यहाँ पे मैं 3 रख देती हूँ। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 3 रख दिया है तो इसका मतलब है कि टोटल 7 है, 3 ऐसे हैं जो फ्रेंच भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं, तो ऐसे कितने होंगे जो ओनली फ्रेंच पढ़ेंगे, ओनली फ्रेंच। तो भाई टोटल फ्रेंच टोटल पढ़ने वाले 7 ही हैं, 8वां कोई नहीं है, तो अगर 7 हैं जो टोटल हैं जो फ्रेंच पढ़ लेते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, तो 3 ऐसे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, तो ओनली फ्रेंच वाले कितने हो गए, 7 माइनस 3, बाकी का हिस्सा 4, 4 प्लस 3 7 हो गया ना, सेम वे 3 प्लस 5 8 हो गया। तो ओनली आपको निकालना है कि केवल एक लैंग्वेज जानने वाले कितने लोग हैं, तो 4 लोग हैं जो केवल फ्रेंच जानते हैं, 5 लोग हैं जो केवल इंग्लिश जानते हैं, यानी टोटल 9 लोग हैं जो केवल फ्रेंच या केवल इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको इस तरीके से करिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को क्यों नहीं आया समझ में, क्यों आप नहीं स्टार्ट कर पाए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, और यही रीज़न था हमारा रीजनिंग स्टार्ट करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब आपको वेन डायग्राम में प्रॉब्लम हो रही है तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी या DI के लिए यू आर नॉट प्रिपेयर्ड राइट नाउ, सो इसलिए मैंने आपको रीजनिंग का उठाया था। चलिए तीसरा करते हैं। All member in a club went to Mumbai and stayed in a hotel. ठीक है, on the first day 80% went for shopping and 50% went for sightseeing. तो सबसे पहले तो सब कोई मुंबई में होटल में रुके हैं। ठीक है, चलिए हमारे शहर में है ये मुंबई में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मुंबई में रुके हैं एंड होटल में रुके हैं। ओके, सो चलिए दिस इज अवर वेन डायग्राम का फर्स्ट चीज क्या है, आपको रेक्टेंगल बनाना है यानी यूनिवर्सल सेट बनाना है। ये हो गए टोटल। अब यहाँ भी आपको सेम है, देखिए आपको परसेंटेज में दिया है, टोटल नंबर ऑफ दिया ही नहीं है कि कितने लोग मुंबई गए या कितने लोग रुके हैं, आपको बस दिया टोटल। तो आप 100% मान के चलेंगे, 100%। लिखने के लिए आप केवल 100 लिखिए, लेकिन ये 100% है, कोई चीज़ पूरी होती है इसका मतलब क्या होता है 100%। तो हम पूरे वो लोग ले रहे हैं, वो पूरा ग्रुप ले रहे हैं जो मुंबई गया हुआ है, होटल में रुका है, तो हमने उसको 100% ले लिया या 100 ले लिया। अब कह रहा है कि अब इसमें से कौन कौन से ग्रुप बने हैं, 2 ग्रुप हैं, एक जो शॉपिंग के लिए जाता है, दूसरा जो साइट सीइंग के लिए जाता है। तो हमने इधर कर दिया शॉपिंग का ग्रुप और इधर कर दिया साइट सीइंग का ग्रुप। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉपिंग और ये हो गया साइट सीइंग। ठीक है, इसको T से कर दिया। तो शॉपिंग वाले को हमने S से किया है, साइट सीइंग वाले को T से किया। तो क्या कह रहा है,
50%, 80% went for shopping and 50% for sightseeing. 80% went for shopping, 50% went for sightseeing. अब देखिए परसेंटेज में है ना हमारा, ये भी परसेंटेज में, ये भी है तो ये भी परसेंटेज में। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 80 + 50 तो 130 होता है ना। तो लोग कैसे बढ़ जाएंगे? जब टोटल 100 लोग ही आए हैं तो 130 लोग कैसे हो जाएंगे? ये जब टोटल 100% लोग ही हैं तो 130% कैसे हो जाएगा? ठीक है, टोटल 90 गए क्योंकि 10 तो रेस्ट ले लिए, 10% रेस्ट ले लिया, यानी 90% इस शॉपिंग एंड साइट सीइंग के लिए गए हैं। तो 90 यानी ये टोटल सर्किल आपका 90 होना चाहिए। ठीक है, 130 नहीं। हो कितना रहा है? 130, यानी यहाँ पे ये 40 मेरा एक्स्ट्रा है। ठीक है, टोटल 80 + 50 130 हो रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए? 90, यानी कितना एक्स्ट्रा है? 130 - 90 यानी 40 एक्स्ट्रा है। तो अब इसको मैं लिख दूंगी कि 40 वो हैं जो केवल शॉपिंग के लिए गए हैं, एंड 50 में 40 माइनस कीजिए तो 10 वो हैं जो केवल साइट सीइंग के लिए दिए गए हैं, एंड 40 वो हैं जो साइट सीइंग भी कर रहे हैं और शॉपिंग भी कर रहे हैं एंड साइट सीइंग भी कर रहे हैं। ये सब चीज़ें परसेंटेज में है। तो आपका क्या था? आपको क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन? तो ए इज 40% मेंबर्स वेंट फॉर बोथ साइट सीइंग एंड शॉपिंग। तो देखिए सही है ना, ये बीच में बोथ के लिए कौन सा है? 40। तो 40% मेंबर्स वेंट फॉर बोथ साइट शॉपिंग एंड साइट सीइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? 20% मेंबर्स वेंट ओनली फॉर शॉपिंग। ओनली फॉर शॉपिंग के लिए कितने लोग गए हैं? 40%, नॉट 20%। सो केवल आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड करेक्ट नहीं है। ठीक है, ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, सो ये हो गया आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप अपने सारे क्वेश्चंस बाकी के अच्छे से करिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आती तो बताइए। वैसे वेन डायग्राम में इतनी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, आप समझ के करिए। ठीक है, तो अभी हम ले लेते हैं अपना सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ क्वेश्चन जो आपके रिसेंट ईयर्स में आ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में। तो चलिए सबसे पहले लेते हूँ मैं वो क्वेश्चन जो 1998 में भी, तब सीसेट नहीं था, लेकिन हाँ क्वांट के कुछ क्वेश्चंस आते थे। तो 1998 में भी आया है एंड 2000 में भी आया है। ठीक है, तो चलिए पहले वो क्वेश्चन लेती हूँ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, एंड मैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस डाल दूंगी तो स्क्रीन पे आपको दिखेगा। आपको मैं अभी क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगी नहीं, बिकॉज जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं एंड दिस विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, और फिर उसमें से उसका मेरा डाटा भी मेरे पास, मुझे इरेज तो करना पड़ेगा बोर्ड में लिखने के लिए, है ना, तो डाटा भी मेरे पास अवेलेबल नहीं रह पाएगा। सो मैं इससे देख के बोल रही हूँ, मैं क्वेश्चन बोलूँगी और आपको नीचे क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये 2 बार आ चुका है। A, B, C, D, E and F not necessarily in same order are sitting round the table। ठीक है, क्या कह रहा है? A, B, C, D, E and F कितने लोग हो गए? A, B, C, D, E and F sitting round the table। राउंड द टेबल, तो ये हमारा सर्कुलर सीटिंग का हो गया, सर्कुलर सीटिंग। ठीक है, मिक्स भी आती है, सर्कुलर सीटिंग है, लीनियर सीटिंग है, कभी पजल कुछ दे देता है। ठीक है, मिक्स भी आ जाता है, बट दिस इज राउंड द टेबल सीटिंग कह रहा है। ए इज बिटवीन डी एंड एफ। ए इज बिटवीन डी एंड एफ, इसका मतलब सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए को बिठा दिया, यहाँ मैंने डी कर दिया, यहाँ मैंने एफ कर दिया। क्योंकि डायरेक्शन नहीं दिया है इसलिए आप एज इट इज जो बोल रहा है करते जाइए। ठीक है, इधर एफ इधर डी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ए, डी और एफ के बीच में बिठाना है। अगर आगे जाके कंडीशन कोई ऐसी दे दी जो सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो आपको चीज़ें चेंज भी करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बोला था इसके लिए पैरेलल में अगर आप चाहो तो एक छोटा सा सर्कल बना के ए, यहाँ पे डी, यहाँ पे एफ और यहाँ डी कर लो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अगला क्या कह रहा है? C इज ऑपोजिट टू D। D के ऑपोजिट में C है, D के ऑपोजिट में C है। ठीक है, D के ऑपोजिट में C है। अगला क्या कह रहा है? एंड D एंड E आर नॉट द नेबरिंग चेयर्स। D एंड E, देखिए बचा कौन? केवल B और E बचा है आपका, B और E बचा है।
ठीक है, क्योंकि ADFC तो आ गए, A आ गया, D आ गया, F आ गया, C आ गया, केवल B और E बचा है। तो क्या बोल रहा है, D and E आर नॉट ऑन नेबरिंग चेयर्स, D एंड E, तो यानी D के बगल में E नहीं होगा, तो E कहाँ होगा, D के बगल में E नहीं है, यानी इसका मतलब है कि E या तो यहाँ बीच में होगा या यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और मतलब B यहाँ पे अगर मैं B ले लूँ, B तो बगल में हो सकता है ना D के, ठीक है, E नहीं हो सकता है। क्या कह रहा है कि D एंड E आर नॉट ऑन नेबरिंग चेयर्स, तो यहाँ B हो गया, यहाँ मेरा E हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा B एंड E। अब देखिए यहाँ पे ऑपोजिट का क्या एक फंडा है, ऑपोजिट का क्या फंडा है, आप कहेंगे कि E को इधर क्यों नहीं रख दिया। ठीक है, E को इधर क्यों नहीं रख दिया, क्यों, क्योंकि D के ऑपोजिट में C है, यानी ये डायगोनल है, यानी इनके बीच में जितने इधर हैं उतने इधर भी हैं, तो इधर तो हमने 2 बिठा दिए हैं ना, तो अब इन दोनों को इधर बिठाना पड़ेगा हमें, हम इधर नहीं ले जा सकते किसी को भी। क्यों, क्योंकि D के ऑपोजिट में होने का मतलब है कि अब इस डायगोनल के सॉरी इस ये जो आपका खिंचा हुआ है, हमने जो व्यास खींच दिया है, ठीक है, तो इस हमारे इस डायमीटर के आगे इधर आप देखेंगे ना, इधर ये देखेंगे तो इधर भी उतने ही लोग बैठेंगे जितने इसके इधर, यानी इस हाफ सर्कल में उतने ही लोग रहेंगे इसके पेरीमीटर में जितने इस हाफ सर्कल के पेरीमीटर में रहेंगे। तो इधर ऑलरेडी 2 किए गए हैं, अगर मैं तीसरा करती हूं तो फिर इधर से भी 3 होने पड़ेंगे ना, तो 3 3 6 2 8 लोग नहीं हैं आपके पास 6 लोग ही हैं, यानी अगर ये अपोजिट में है तो अब 2 इधर बैठेंगे, 2 इधर बैठेंगे। तो अब आप कहेंगे कि E को इधर B को ऊपर क्यों नहीं किया, क्योंकि दिया है कि D एंड E आर नॉट नेबरिंग ऑन नेबरिंग चेयर्स, तो E जो है यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बगल में, नेबर का मतलब क्या है कि आपके बगल वाला, तो इसके बगल में बैठा हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिया। अभी इसमें पूछा क्या था, Which pair must be sitting on neighboring chairs? Must be sitting on neighboring chairs. तो सबसे पहले तो कौन सा, एक तो F, C और F जरूर होना चाहिए, A B C E B F A C। ठीक है, देख लीजिए, A B है क्या, A B नहीं है, C E देखिए C N E, यस C और E होना ही चाहिए, अगर यहाँ नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए आया ना C और E आपके नेबरिंग चेयर्स में, तो ऑप्शन बी C एंड E मस्ट बी ऑन नेबरिंग चेयर्स। इसके E C अगर यहाँ है तो E यहाँ ही होगा, ठीक है, या इस साइड होगा तो A और F इधर हो जाएगा। सेम वे इधर देखिए ऐसा हो जाएगा आपका, अगर D और C इधर है तो अब अगला दोनों इधर आएगा, तो इधर आपका B हो जाएगा, इधर आपका E हो जाएगा। लेकिन रहेंगे नेबर ही, चाहे राइट बैठे C के चाहे लेफ्ट बैठे, लेकिन रहेगा नेबर ही, C और E नेबरिंग चेयर्स पे ही रहेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। ठीक है, बस ये छोटा सा क्वेश्चन था आपका आया था। विच वन इज ऑलवेज ट्रू, B एंड D आर नेबर्स, तो यस B और E हमेशा नेबर्स होंगे। यहां से देख लीजिए, चलिए B और E नेबर्स होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन देखिए, एक सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आया था। नेबर्स का मतलब जानिए, ऑपोजिट का मतलब जानिए, ऑपोजिट का फंडा जानिए। अगर सर्कुलर है, ठीक है, अगर सर्कुलर है और मान लीजिए 8 लोग दिए हैं, ठीक है, या मैं कहती हूँ कि कितने, मान लीजिए सर्कुलर, उसमें अपोजिट का मतलब क्या है कि अपोजिट का मतलब हो गया कि जितने लोग इधर बैठ रहे हैं उतने लोग उधर भी बैठेंगे, ये हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि 6 लोग बिठाने हैं मुझे, अपोजिट अब मैं कैसे दिखाऊंगी, अब इवन और ऑड में अपोजिट चेंज हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा मुझे 6 लोग बिठाने हैं, तो स्टार्ट करिए यहाँ से 1 2, अभी देखिए 2 बैठ गए, अब आपको 4 और बिठाने हैं, तो इधर 2 बिठाने हैं, इधर 2 बिठाने हैं, तो इक्वी डिस्टेंस इधर, ये हो गए आपके 6 लोग बैठ गए। अब मैं कहती हूँ मुझे 8 लोग बिठाने हैं, ठीक है, 8 लोग बिठाने हैं। 8 अगर बिठाने पड़ेंगे तो कैसे बिठाएंगे हम,
6 लोगों में तो अपोजिट का मतलब मैंने आपको बताया कि सेमी सर्कल के जितने ही ये आपका ऑड में नहीं रहेगा, जब ऑड नंबर्स हो जाएंगे तब एक साइड ज्यादा एक साइड कम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब इवन रहे तो सेमी सर्कल के जितने इस साइड उतने ही साइड, क्योंकि वहां पे हमारे 6 लोग थे इसलिए मैंने आपको बताया कि 2 अगर इधर हैं तो 2 इधर होने ही चाहिए, तभी ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। अब आप कहिए अगर 5 लोग दे दिए जाए, 5 लोग, तो आप कैसे बिठाएंगे? 5 लोग दे दिए जाएं तो भी मत घबराइए, आपको तब क्या होगा ना, ये पूरा आपका जो 360 डिग्री है ना, पूरा एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड जब करेंगे तो आपका 5 and 2 72 डिग्री का एंगल बनता है ना, 70 यानी 90 से थोड़ा कम, तो एक इधर बैठ जाएगा, एक इधर रहेगा, फिर इससे देखिए तो 90 से थोड़ा कम, एक इधर बैठेगा, इधर देखिए एक इधर बैठेगा और एक इधर आ जाएगा, हो गए 5। इक्वी डिस्टेंस है, लगभग इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से बिठाएंगे। अब इसमें आप कहेंगे कि अपोजिट क्या होगा, तो इसमें अपोजिट ऐसा और ऐसा देखा जाएगा, ठीक है। इसका ऐसे ऐसे और ये देखेंगे, ये, ठीक है, ये दो, इसमें 2 अपोजिट्स बनते हैं, इसमें एग्जैक्ट अपोजिट नहीं देगा और क्वेश्चन भी नहीं देगा, ठीक है। जब भी अपोजिट या ऐसा कुछ केस देगा तो आपको हमेशा इवन नंबर ऑफ पर्सन ही देगा। इसलिए मैंने आपका कंसेप्ट बताया, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ऑड में भी यही कंसेप्ट लगाएं कि अरे जितने इस पार उतने उस साइड, नहीं, तब चेंज हो जाएगा। तब अगर ऐसा है तो एक साइड ज़्यादा एक साइड कम रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर 5 है तो इसको आप 2 + 2 में नहीं कर सकते, ठीक है, तब आपको +1 करना ही है, तो कहीं एक साइड तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, या इधर ऐसे कहीं एक साइड तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा ना। तो ये वाला फंडा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2009 का क्वेश्चन है अगेन। 6 persons A, B, C, D, E and F are standing in a row। अभी ये आपका लीनियर सीटिंग से आ गया, लीनियर सीटिंग से आ गया, ठीक है, इन अ रो। C and D are standing close to each other। देखिए अभी क्या कह रहा है, 6 persons A, B, C, D, E and F, ठीक है। कितने लोग हैं? A, B, C, D, E and F। ये क्या कह रहा है? स्टैंडिंग इन अ रो, एक लाइन में बैठ रहे हो। तो जब लाइन में बैठते हैं तो मैंने आपको बताया आप कुछ मत करिए, आप बस या तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 कर दीजिए, नहीं करना तो ये भी मत करिए, जो कहता जाए वो लिखते जाइए बस, ठीक है। चलिए जो कह रहा है वो हम लिखेंगे। C and D are standing close to each other, यानी यहाँ अगर C है तो यहाँ कहीं D होगा, या यहाँ C है तो यहाँ भी D हो सकता है, तो इधर मैंने D डैश कर दिया, ठीक है। मैंने आपको कहा ऐसे में आप एक भी कर सकते हो, 2 भी आप बना के साथ में ले चलते हो। C अगर यहाँ है तो D क्लोज टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बगल में है ना, यानी ये C है तो ये D है, या ये C है तो इधर D होगा। आप कह सकते हो ना कि भाई D को इधर ही क्यों रखा, इधर क्यों नहीं रखा। तो जब डायरेक्शन नहीं दी है, राइट और लेफ्ट नहीं दिया, तो आप किसी भी डायरेक्शन में लेके चल सकते हो, लेकिन ऐसा कर लीजिए, ठीक है। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूं मैं, आपको एग्जाम में ये नहीं करना, एक ही लेके चलिए। स्टैंडिंग क्लोज टू ईच अदर एंड अलोंग साइड ई, एंड अलोंग साइड ई, ई के अलोंग साइड ई, यानी या तो ई यहाँ है डी के बगल में, या ई सी के बगल में है, क्योंकि सी डी एक दूसरे के क्लोज में है, और ई के अलोंग साइड है। अलोंग साइड ई का मतलब क्या है कि ई के साइड में है। B is standing beside A only, B is standing beside A only। यहाँ पे only वर्ड क्या है, क्योंकि अगर B is standing beside A only, यानी अगर मैं यहाँ पे B रख दूं और यहाँ पे A रख दूं, ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि B मेरा A के बगल में है, ठीक है, और दूसरा आप कहेंगे कि इधर A इधर B क्यों नहीं कर दिया। तो देखिए इधर जब आप A करेंगे इधर B करेंगे तो यहाँ पे आपकी कंडीशन पूरी हो रही है। पहले वाले में जो हमने किया था कि B यहाँ रखा था, A यहाँ पे, तो B जो है D के बगल में भी आ गया था, लेकिन क्या कह रहा है, B इज स्टैंडिंग बिसाइड A ओनली, यानी B केवल A के बिसाइड है, यानी B एक्सट्रीम है, यहाँ B है, यहाँ A है। अब अगला क्या कह रहा है, A इज फोर्थ फ्रॉम F, फोर्थ फ्रॉम F, यानी A के इधर 3 और होंगे, F और A के बीच में 3 और होंगे, तो A है तो D है, C है,
तो यहाँ पे आपका ई आ जाएगा, ई सी और डी के बगल में था ना, तो यहाँ ई हो जाएगा। अब देखिए ए बी डी सी ई एफ, अब देखिए सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, सी एंड डी क्लोज टू ईच अदर अलोंग साइड ई, ठीक है। या अगला क्या हो जाएगा, अगला क्या कंडीशन दी है, बी इज स्टैंडिंग बिसाइड ओनली ए, तो ए के केवल ए के साइड में, केवल ए के साइड में मतलब क्या, अगर मैं यहाँ बी रख दूं तो डी के साइड में भी तो हो जाएगा, इसलिए बी के बीच में कोई नहीं आएगा, ए और बी के बीच में, यानी बी को केवल ए की बाउंड्री मिल रही है और दूसरे की नहीं, तो बी एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है ए इज फोर्थ फ्रॉम एफ, तो अगर यहाँ एफ है, फोर्थ फ्रॉम एफ, यानी अगर ये फोर्थ है तो ये थर्ड है, तो ये सेकंड है, तो ये फर्स्ट है, तो ये एफ है, ठीक है। अब आपको जो भी क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन एक्सट्रीम्स, तो एक्सट्रीम्स पे कौन कौन है, एक एफ है, दूसरा बी है, बी और एफ एक्सट्रीम्स पे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस जल्दबाजी में एकदम गलत मत करिएगा, थोड़ा सा सोचिए, ओनली वर्ड कहाँ दिया है, अलोंग साइड कहाँ दिया है, बिटवीन कहाँ दिया है, जस्ट नेक्स्ट कहाँ दिया है, नेक्स्ट कहाँ दिया है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स बहुत यहाँ पे काम के रहते हैं। 5 people A, B, C, D and E are seated around a round table. Around a round table. ठीक है, कौन कौन है, A, B, C, D and E, ठीक है, ठीक है, 5 लोग हैं। क्या कह रहा है, C is sitting next to A, next to A, यानी पहले अगर मैं इसको A मान लूं तो C is sitting next to A, तो चलिए यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ, ठीक है, 72 डिग्री ये नहीं होगा, ये 90 है तो 18 20 ये यहाँ करीब 72 डिग्री होगा, तो इसको मैं कह देती हूँ सी और ए नेक्स्ट, लेकिन इनके बीच में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा बीच में, ये ब्लैंक है आपका, ठीक है। अब इनके बीच में कोई नहीं आएगा। ए इज बिटवीन, ए इज सिटिंग 2 seats फ्रॉम डी, ए इज सिटिंग 2 seats फ्रॉम डी, तो 2 seats फ्रॉम डी का मतलब ए के इधर भी डी आ सकता है, एक सीट और एक सीट छोड़ के यहाँ डी कर सकते हो, ठीक है, इधर भी आ सकता है, यानी कहीं भी आए, इधर ही कहीं डी आना है, या तो इधर आएगा तो इधर 2 लोग बीच में बैठेंगे, इधर आएगा तो इधर 2 लोग बीच में बैठेंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि ए इज सिटिंग 2 seats फ्रॉम डी, तो 2 seats हो गए ना, 1 2, यहाँ आ गया ए आपका, तो यहाँ डी हो गया। अगला क्या कह रहा है, आप कहेंगे इधर क्यों नहीं किया, तो कर दीजिए, इधर अगर आप करते हैं, अगर मैं कहती हूँ इधर आप करते हैं तो ए और सी ऑलरेडी हो चुका है ना, ए और सी ऑलरेडी हो चुका है, इधर आप करेंगे तो आपका बी और ई आपके एक दूसरे के बगल में आएंगे, तब आपका डी आएगा, तो यहाँ पे बी एन ई आ जाएगा। अगर यहाँ पे बी एन ई एक बार के लिए चलिए लेके चलते हैं कि बी एन ई, ठीक है, लेके चलते हैं। अगर मैं कहती हूँ यहाँ डी मैंने रखा है, इधर से 2 कर दिया, इधर का एक अगर मैं हटा दूँ, अभी मैंने इसलिए कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है, B इज नेक्स्ट टू ए, B इज नेक्स्ट टू ए। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे कैच है, क्यों मैं कहती हूँ कि हमेशा 2 लेके चलिए, यहीं पे कैच है, B इज सिटिंग नेक्स्ट टू ए, तो नेक्स्ट टू ए का मतलब B यहाँ होगा, इधर B, यहाँ पे तो नेक्स्ट टू ए C बैठ रहा है ना, तो अगर C नेक्स्ट टू ए बैठ रहा है तो दूसरे नेक्स्ट पे B बैठ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका हो गया B। अब क्या कह रहा है, A B, अब डी की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, ई आपका ई के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, ई के लिए कुछ भी नहीं दिया है, तो ई इधर भी हो सकता है, ई इधर भी हो सकता है, इधर होगा तो भी आपको देखिए 1 2, इधर होगा तो भी 2 सीट छोड़ के ए आ रहा है, इधर होगा ई तो भी 2 सीट छोड़ के ए आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हमने इधर लिया है, इधर ही ले लेते हैं ई, ठीक है। चलिए इधर ले लिया ई, इसको हटा देते हैं, इधर भी ले सकते थे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, तब यहाँ पे ई आ जाता तो ई और सी एक दूसरे के बगल में बैठ जाते, यहाँ पे बी और ई एक दूसरे के बगल में है, लेकिन अगर यहाँ पे आता ई, ठीक है, ये तो भी हम लिख के चल रहे हैं, इसलिए आगे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है ये आपको रहे, इधर भी तो हो ही सकता है ना ई,
बी इधर नहीं हो सकता क्योंकि इधर तो ऑलरेडी सी नेक्स्ट टू ए बैठा हुआ है। तो अब अगला क्या दिया है, बी सिटिंग नेक्स्ट टू ए, तो अगला नेक्स्ट, अगर एक राइट साइड में बैठा है तो अब दूसरा लेफ्ट में ही नेक्स्ट बैठेगा ना, राइट में तो फिर होगा ही नहीं जस्ट नेक्स्ट, तो इधर होगा। तो अब ई इधर भी हो सकता है, ई इधर भी हो सकता है, इसलिए मैंने ई डैश इसको कर देते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में क्या दिया आपके, what of the which of the following must be true, D is seated next to B, D is seated next to B, लगता है क्या, नहीं, अगर E इधर है तो B और D के बीच में तो E हो गया ना, तो this is not correct। E is seated next to A, E is seated next to A, नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब नीदर ए नॉर बी, दोनों में से कोई ही करेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि सीटेड नेक्स्ट, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, डी और बी, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि ई की पोजीशन कहीं भी एग्जाम क्वेश्चन में आपको नहीं क्लियर की गई है, ठीक है, ई की पोजीशन नहीं क्लियर की गई है, इसलिए आपका ऐसा जरूरी नहीं है कि डी जो है वो मस्ट हो कि वो ई के बी के बगल में हो सकता है, हो सकता है अगर मैं इधर ई कर दूं, अगर इधर ई कर दूं, इसको हटा दूं, ठीक है, तब डी और बी जो है, डी और बी एक दूसरे के नेक्स्ट में आ गए, तब यहाँ पे आपका ई आ गया, तब आ गए, लेकिन दिस इज नॉट मस्ट बी, दिस इज नॉट लाइक व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो मस्ट नहीं है। ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए के नेक्स्ट में ई हो ही नहीं सकता क्योंकि एक नेक्स्ट में सी बैठा है, दूसरे नेक्स्ट में बी बैठा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, आपका ऐसे करना है। इसमें डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या दिया है, क्वेश्चन का आंसर वेरी भी करता है ऑप्शंस के बेस पे, ठीक है। फिलहाल तो आपका मस्ट भी है, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो तो मस्ट भी, अगर केवल इतना रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, तो डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी हो सकता था करंट, यहाँ ई कर दीजिए तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर मस्ट बी ट्रू दिया है तो मस्ट नहीं हो सकता। मस्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ई अगर इधर आ गया, ई अगर इधर कर दिया हमने, क्योंकि ई की कोई पोजीशन नहीं दी है, ई अगर इधर कर दिया हमने तो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं आएगा, तब नहीं आ सकता कुछ भी, ठीक है। तो आपका ऐसा ही होगा। अब 2 सीट छोड़ के, तो इधर से भी तो 2 सीट छोड़ के आ ही रहा है ना, ये आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए सर्कल बनाने के बाद, बस, ठीक है। सो ये आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन 2014 का आया हुआ है जो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो या क्या है, जो क्वेश्चन ऐसा है मस्ट बी वाला है, तो मस्ट बी तभी करिएगा जब सारी कंडीशंस, कोई दूसरा अल्टरनेट बचे ही नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ 2 सर्कल बना लीजिए, 2 रोज बना लीजिए जब डायरेक्शन नहीं दिया तो, ठीक है। सो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम का लॉजिकल रीजनिंग में कैसे यूज होता है वो पढ़ेंगे, वेन डायग्राम ही रहेगा। उसके बाद हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, खासकर परमुटेशन से स्टार्ट करेंगे। सो यू गाइस प्लीज़ बी रेडी, प्लीज़ फ्रेशन अप, आप अच्छे से दिमाग लगाइएगा, उसमें अच्छे से देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा परमुटेशन का, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।